हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा करंट पे चलते हैं और पद्मा अवार्ड किस किस को मिला है इस वर्ष, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, पद्मा अवार्ड या पद्म पुरस्कार होता क्या है। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है इंडिया में वो यही है। ये पुरस्कार अलग अलग फील्ड में काम करने वालों लोगों को मिलता है, जैसे कला हो गया, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। यानी अलग अलग फील्ड में, जिस भी फील्ड में लोग अब बेहतर काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण, असाधारण विशिष्ट सेवा, सबसे बड़ा पुरस्कार है इन सभी में। उसके बाद आता है पद्म भूषण, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा, और फिर आता है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? तो ये पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा है। और यहाँ पर किस किस को पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया है। वैजयंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, वेंकेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। पद्म विभूषण के बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो पद्म भूषण की थी, जो 17 लोगों को यहाँ पर दिया गया है, और किस किस क्षेत्र में दिया गया है वो भी उनके साथ लिखा गया है। ठीक है ना? 110 पद्मश्री अवार्डीज हैं, 30 विमेन अवार्डीज हैं और 9 पोस्ट ह्यूमस हैं। ओके, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर 17 जो पद्म भूषण मिले हैं: एम फातिमा बीवी, पब्लिक अफेयर्स; हॉर्मुस जी एन कामा, लिटरेचर एंड एजुकेशन; मिथुन चक्रवर्ती, आर्ट; सीताराम जिंदल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री; युंग लियो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री; अश्विन बालाचंद्र मेहता, मेडिसिन; सत्यव्रता मुखर्जी, पब्लिक अफेयर्स; राम नायक, पब्लिक अफेयर्स; तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन; ओलनचेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर्स; दत्तात्रेय अंबादास, माइलो, आर्ट; टोगदन रिनपोचे, स्पिरिचुअलिज्म; प्यारेलाल शर्मा, आर्ट; चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन; उषा उथुप, आर्ट; विजयकांत, आर्ट; कुंदन व्यास, जर्नलिज्म, पोस्ट ह्यूमस। ओके। और पद्मश्री 2024 में जिनका नाम बार बार आ रहा है वो है डॉक्टर के एस राजन्ना। डॉक्टर के एस राजन्ना कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले हैं। वह अपने माता पिता की 7वीं संतान है। 11 साल की उम्र में पोलियो की वजह से हाथ पैर गंवाने के बावजूद उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि लेखन, हस्तशिल्प के साथ ही डिस्कस थ्रो, डाइविंग और स्विमिंग भी सीखी। 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। 1980 में यानी 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। डॉक्टर राजन्ना ने साल 2003 में पैरालंपिक में 2 मेडल भी जीते, या वो 2 मेडल जीत चुके हैं। राजन्ना को 54 ईयर्स यानी 54 साल की उम्र में साल राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने 2002 में पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और तैराकी में सिल्वर पदक जीतकर एक खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा हासिल की है। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। इसमें उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांगों सहित 500 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया।
इसलिए समाज सेवा में उनको क्या दिया गया, पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के वो हैं। और क्या लिखा गया है उनके लिए कि दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता, पोलियो के कारण दोनों हाथ और पैर गंवाए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, उनको रोजगार देने का कार्य उन्होंने किया। ओके, तो इनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। चलिए, तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हमारा चल रहा था, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पहली प्रॉपर्टी देख ली थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, देखो आपने बोला शुद्ध विलायक जो था, शुद्ध विलायक में जब भी कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जा रहा था तो उसके वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वाष्प दाब में कमी का मतलब क्या है, वाष्प दाब कम हो रहा है, ठीक है। देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, ये वायुमंडलीय दाब। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर जब कर दिया जाएगा तो वो टेम्परेचर उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहा मैंने, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब जो है उसके बाह्य जो एटमॉस्फेयर का दाब है, जो भी उसका एटमॉस्फेयर है वहां पर, उस वायुमंडलीय दाब के बराबर जब ये वाष्प दाब हो जाएगा तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। हमने क्या बोला, इस ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इस शुद्ध विलायक में जब भी नंबर 2 विलय को हमने 2 नंबर से डिनोट किया था, विलय को जो कि अवाष्पशील ठोस है उसको मिलाया जाता है, तो इसका वाष्प दाब यहाँ था शुद्ध विलायक का, अभी विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और नीचे आ गया, ठीक है। अब इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, एलिवेशन मतलब बढ़ना। तो यानी कि जब आपने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जो कि ठोस अवस्था में है, तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। सपोज पहले शुद्ध अवस्था में आपका विलायक था, उसका जो क्वथनांक है वो TB0 था, ठीक है, और वाष्प दाब आपका कम हुआ जब विलयन बना तो क्वथनांक क्या हुआ, बढ़ गया। और ये क्वथनांक आपका सपोज क्या है, डेल्टा, डेल्टा नहीं TB है, ठीक है ना, क्या है, TB, ठीक है। क्या बोला गया, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो TB0 है और जो विलयन का क्वथनांक है वो क्या है, TB। ओके, लिखिए, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर TB0, ठीक है। अब हमने क्या कहा, सिंपल सी बात है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, ये लेवल देख लीजिए, ये अधिक था, ऊपर है, और जब भी इसका विलयन बनाया गया यानी इसमें अवाष्पशील ठोस मिलाया गया जो कि विलय है आपका, तो इसका वाष्प दाब कम हो गया, नीचे आ गया, तो अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बराबर TB, ठीक है। जहां आपको पता लग गया है, जहां TB इज ग्रेटर देन TB0, यानी क्या समझ में आया, जो विलयन का क्वथनांक है वो अधिक है विलायक यानी शुद्ध विलायक की तुलना में। और क्यों अधिक है ये आपने देख लिया, क्योंकि सरफेस पे आपने क्या बोला, सारे जो मॉलिक्यूल हैं पहले शुद्ध विलायक के केस में वो सारे शुद्ध विलायक के थे, जितना भी उसका सरफेस था उसमें सारे मॉलिक्यूल सारे किसके हैं, शुद्ध विलायक के। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा, ठीक है। जितनी जल्दी वाष्प दाब होगा उतनी जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और क्वथनांक उतना कम, ठीक है ना। देन जब शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील ठोस मिला दिया तो क्या हो गया,
यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है विलायक के, उनके बीच बीच में क्या आ गए हैं, विलेय के मॉलिक्यूल भी आ गए हैं, जो कि अवाष्पशील है, नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि जो वाष्पीकृत नहीं हो रहे। जब वो वाष्पीकृत नहीं हो रहे तो वाष्प नहीं बन रही है, वाष्प नहीं बन रही है तो वाष्प का दाब कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो बेचारे अकेले विलायक के मॉलिक्यूल थे जो वाष्पीकृत हो रहे हैं, सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन जाएगा वाष्प दाब में, और उनको तो सतह ही कम मिल रही है वहां पर, ठीक है ना। कुछ सतह तो किसने घेर ली है, विलय ने घेर लिए, इसलिए क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी आ गई विलयन की। जब वाष्प दाब में कमी आ गई तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, और क्या हुआ, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट हो गया, जहां पर टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, और टीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया जाता है, तो क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आएगी, तब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, ठीक है। जब ये वाष्प दाब कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तथा विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में अधिक तापमान देना पड़ता है। जिससे क्वथनांक में वृद्धि होती है, ठीक है। और क्वथनांक में वृद्धि ही क्या कहलाती है, उन्नयन कहलाती है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, टीबी नॉट था क्वथनांक इतना, ठीक है, इससे बढ़कर के इतना हो गया टीबी, तो टीबी अधिक है एज कंपेयर टू टीबी नॉट। तो अभी हमें क्या निकालना है कि कितना बढ़ा है। सपोज आप बोलो ये 50 डिग्री सेल्सियस था और ये विलियन बनाने के बाद 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना बढ़ा, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो इन दोनों को हमने डिफरेंस लिया, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम कहेंगे डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हाइयर यूनिट है उससे लोअर यूनिट को माइनस कर देंगे, यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट,
यही आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन हो। ओके, अब जो आपका क्वथनांक है वो क्वथनांक किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका विलेय पर निर्भर कर रहा है कि विलेय कितना ज्यादा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा विलेय होगा उतना क्वथनांक बढ़ेगा। और विलेय किसमें है, विलायक में। विलेय की मात्रा विलायक में जब भी हमको निकालनी होती है तो कौन सी टर्म का यूज करते हैं हम लोग, मोलैलिटी का, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। और विलेय की मात्रा विलायक में, विलेय की मात्रा विलायक में कितनी उपस्थित है ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है मोललता, ठीक है ना। मोललता के टर्म से हम विलेय की मात्रा बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टीबी जो है, यानी क्वथनांक जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, मोलैलिटी पर निर्भर कर रहा है, एम पर, ठीक है। ये हम साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम, जहां पर केबी आपका क्या है, उन्नयन स्थिरांक होगा, ठीक है। क्या बोला, केबी जो आपका है वो क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब मोलरता को लिख लीजिए। मोलरता आपकी क्या होती है, एम बराबर क्या होता है आपका, मोललता, मोललता एम बराबर क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, जो कि किस में है, केजी में है, ठीक है। अगर ये ग्राम में आ जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 आप लोग करते हैं, है ना, यही करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, विलेय के मोल बराबर क्या होता है, सपोज विलेय N2 है, विलेय के मोल N2 बराबर W2/M2, यही होगा। W2 जहाँ क्या है, विलेय का भार है, और ये क्या है, अणुभार है, ठीक है। और विलायक का जो भार है, यह द्रव्यमान बराबर कितना है आपका, W1 है। तो सारी वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दो, क्या आ जाएगा, M बराबर विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, W2/M2 अपॉन क्या आ गया आपका, विलायक का द्रव्यमान W1 इंटू 1000। और ये m की, स्मॉल m की वैल्यू है, ये मोलैलिटी की वैल्यू, मोलैलिटी की ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, ये आपकी इक्वेशन 1 मान, समीकरण 1 में ये मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और एम की वैल्यू क्या आ गई, W2, M2 आपका नीचे आ जाएगा इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W, ये आ जाएगी। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वथनांक में उन्नयन आपको बताया गया और के भी आपको निकालना है तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी सारी वैल्यू दी गई है और विलेय का अणुभार आपको निकालना है तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग फॉर्मूले आप इससे निकाल लेंगे। चलिए
M2 बराबर AB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W। ठीक है, तो यहाँ से आप अणुभार M2 क्या था आपका, अणुभार था किसका, विलेय का, ये आप याद कर सकते। चलिए, तो ये आज के सेशन में हमने क्या देखा, क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, जो कि आपकी क्या है, यहाँ पर एक दूसरी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप लोग एक बार होमवर्क में भी देख कर आए। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आपका क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है ये हमने यहाँ पर देखा। अपने आने वाले सेशन में एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।